नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। एमपी राउंडअप में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी की गुटबाजी को लेकर के। बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। एक खबर आई है अशोकनगर से। अशोकनगर के चंदेरी के एक विधायक जी हैं, उनकी बहू दारोगा हैं। अब दारोगा बहू को लेकर के बीजेपी के स्थानीय विधायकों ने विरोध जताया है और इसको लेकर के सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। आरोप लगाया है कि दारोगा बहू, जो विधायक जी की बहू हैं, वो भ्रष्टाचार कर रही हैं। पूरा मामला अशोकनगर से जुड़ा हुआ है। अशोकनगर के चंदेरी से बीजेपी विधायक जगन्नाथ रघुवंशी की दारोगा बहू को लेकर के बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अजय प्रताप सिंह यादव का आरोप है कि ईसागढ़ में तैनात विधायक की बहू मीना रघुवंशी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और भ्रष्टाचार कर रही हैं। ये मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि चंदेरी विधायक सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिंधिया समर्थकों की पार्टी के पुराने नेताओं के साथ नहीं बन रही है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच सागर में पिछले कई महीनों से आपस में गुटबाजी चल रही है। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच आपस में तल्ख टिप्पणी होती है, भले एक दूसरे का नाम ना लें। आज बीजेपी की इस गुटबाजी को लेकर के हम एमपी राउंडअप में चर्चा करेंगे और हमारे साथ एमपी राउंडअप में हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, तो सवाल वही कि सिंधिया गुट को कब बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वो अपनाएंगे। देखिए आशुतोष जी, सिंधिया गुट एक ऐसा गुट है जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में पहुंचाया था। 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी, 5 साल के लिए उसको जनता ने मैंडेट दिया था और ये माना जा रहा था कि अब कांग्रेस सरकार जो है एक बार मध्य प्रदेश में अपने पैर जमा लेगी। लेकिन जब सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और जो राज्यसभा की सीट है वो दिग्विजय सिंह को दे दी गई, प्रथम वरीयता में उनका नाम था, तो उससे सिंधिया की नाराजगी स्वाभाविक भी थी। उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष की भी बागडोर नहीं सौंपी गई। अगर प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंप दी जाती तो एक सीएम के बराबर का जो एक कद का पद होता है उससे हो सकता है कि उनको संतोष मिल जाता। लेकिन जब वो भी उनको नहीं मिला तो उनके सामने एक ही रास्ता था कि वो अपनी इस बेइज्जती का बदला कैसे ले। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात ये हुई थी, जब उन्होंने अतिथि शिक्षकों के मामले में, जब ये अतिथि शिक्षकों के सम्मेलन में ये कहा कि अगर आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी तो मैं आपके साथ सड़क पे उतर जाऊंगा। और जब ये बात पत्रकारों ने कमलनाथ जी से पूछी कि वो तो सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि उतर जाएं सड़क पे। तो ये बात भी उनको बहुत खली, क्योंकि वो भी एक बहुत वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के और राहुल गांधी के बहुत करीब माने जाते थे। सीएम पद के दावेदार थे उस समय। सीएम पद के दावेदार तो थे ही, लेकिन अब जब सीएम पद नहीं बनाया गया तो एक प्रदेश अध्यक्ष का भी पद जो लगभग सीएम के बराबर होता है, वो भी यदि उनको दे दिया जाता तो उससे ये हुआ कि वो तो सड़क पे नहीं आए, लेकिन कमलनाथ सरकार को उन्होंने सड़क पे ला दिया। अब चूंकि कमलनाथ के पराभव के बाद सिंधिया जी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, जबकि उसको ही लग रहा था कि हमको 5 साल तक विपक्ष में बैठना पड़ेगा, लेकिन 15 महीने में सारा सिनेरियो चेंज हो गया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हाथ में आ गई। तो अब जब जिसके कारण सत्ता हाथ में आई है उनके लोगों को उपकृत करना ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था। और दूसरी तरफ ये भी था कि अगर इनको उपकृत नहीं करेंगे तो हो सकता है ये फिर वापस आ जाए। तो उस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे उनको काट के सिंधिया गुट के आयातित लोगों को सत्ता में भागीदारी दी गई। अब जब सत्ता में उनको भागीदारी मिल गई तो ये बात तो उनको भी खली होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। उनको भी लगा कि भाई हमारा जो था, इतने लंबे वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे,
हमको किनारे करके एक बाहर से आए हुए लोगों को, जो अभी कांग्रेस में भी सत्ता का सुख भोग रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो ये अंदरूनी खटपट 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 लगभग बहुत लंबे समय से चल रही थी। और ये धीरे धीरे आप देखिए कि सागर में भूपेंद्र सिंह वर्सेस आपके गोविंद गोविंद सिंह राजपूत। राजपूत, इनके बीच में बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। दूसरे एक दूसरे की शिकायतें कर रहे हैं। वो उनकी जमीन खोदने के चक्कर में है कि इन्होंने बहुत सी जमीनें अपने नाम करवा ली हैं। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ गोविंद राजपूत अपने अपने तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ये गुटबाजी तो बहुत लंबे समय से चल रही है और धीरे धीरे वो अंदर अंदर भड़क रही है। अब उसका एक सबसे बड़ा जो खुल के सामने आई बात, वो आपने जो बताई कि अशोकनगर में जो विधायक हैं, उन्होंने उनके बहू के खिलाफ शिकायत की है, जो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। जी। तो ये एक ऐसा पहला मौका है कि जब खुल के इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी एक महिला पे और सिंधिया गुट के व्यक्ति पर, तो ये इस बात का द्योतक है कि अब वो जो अंदर अंदर खिचड़ी पक रही थी, वो अब बाहर आने के लिए उतावली हो रही है। और जब ये इस मामले पे अगर बहुत जल्द निर्णय नहीं लिया गया या इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो मुझे लगता है कि ये जो उबाल है वो और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देखिए कि जो सत्ता और संगठन के बीच में जो एक बैठक हुई थी, जिसमें 9 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह थे, प्रहलाद सिंह पटेल थे, लेकिन उसमें भी सिंधिया समर्थक कोई मंत्री या विधायक कोई तो नहीं था। उसमें भी 9 लोगों की बैठक में सिंधिया से समर्थक कोई भी मंत्री नहीं बुलाया गया। जी। तो ये भी अपने आप में इस बात का संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी की पार्टी जो गुट है, उसके बीच में कहीं ना कहीं खटास है। यद्यपि होना तो ये चाहिए था कि भाई सिंधिया गुट के भी 1-2 लोगों को बुला लिया जाता, तो कहीं ना कहीं एक समानांतर व्यवस्था बन जाती कि आपको भी बुलाया, आपको बुलाया। लेकिन अब ये निर्णय किसका था? मुख्यमंत्री का था या संगठन का था? किसका था? अभी देखिए कि सिंधिया जी की भी कोई बहुत ज्यादा पूछ परख नहीं हो रही है पार्टी में। ठीक है, उनको एक केंद्रीय मंत्री का दर्जा है, लेकिन वो जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व माना जाता था ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं दिखता नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी की कोई बहुत ज्यादा पूछ परख होती नहीं है। जो कुछ भी होता है उन्हीं के निर्णय से होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो गुटबाजी की बात है सिंधिया गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत भी दे रही है कि ये जो मामले हैं, जो अब एक बार उठा है इस तरह का मामला, और अगर इस मामले को पटाक्षेप नहीं किया गया तो फिर हो सकता है कि प्रदेश के दूसरे जगहों से भी इस तरह के जो बातें हैं वो निकल के आए और फिर खुलेआम दोनों गुटों के बीच में तनातनी का माहौल बन जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि जो इस तरह की चीजें हैं वो अखबारों में मैं उसी पे आऊंगा कि पार्टी बीजेपी का दावा है कि मतलब कहा जाता है कि बीजेपी सबसे अनुशासित पार्टी है, लेकिन अगर बीजेपी के भीतर ही इस तरह की बातें हो रही हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और पार्टी आला कमान इस मामले को लेकर के चुप है अभी, तो इसे क्या समझा जाए? देखिए, पार्टी आला कमान जो है वो किसी भी चीज को एकदम से नहीं उस पर रिएक्ट करती। और फिर ये ऐसा संवेदनशील मामला है कि इसमें किस तरह से रिएक्ट करे। पार्टी को ये भी सोचना होगा कि अगर हम सिंधिया गुट के लोगों को वो मानते हैं, अगर अपराधी मानते हैं, आरोपी मानते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसको सही मानते हैं, तो उसमें पार्टी का नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, आज भी जो ठीक है कि अब बहुत उससे सरकार चल रही है, काफी बड़ा उनके पास एक मैंडेट है, लेकिन फिर भी देखिए गुटबाजी कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी को नुकसान तो पहुंचाती है। और विशेषकर उस पार्टी को जो सत्ता में है उसमें अगर गुटबाजी होती है, जिसका हश्र तो हमने देखा है कमलनाथ के। दिग्विजय सिंह गुट अलग था, अजय सिंह राहुल गुट अलग था, कमलनाथ गुट अलग था और सिंधिया गुट अलग था। तो ये गुटबाजी जो है ये पार्टी को क्षति पहुंचाती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
क्योंकि जब इकट्ठी होती है पार्टी तब सत्ता को बेहतर ढंग से चला पाती है। लेकिन अगर वहां गुटबाजी होगी, अपनी अपनी तरफ खींचातानी की कोशिश होगी, तो फिर सत्ता में भी कहीं ना कहीं विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। और अभी डॉक्टर मोहन यादव पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, कोई बहुत ज्यादा उनको अनुभव भी नहीं है, 2 बार के ही विधायक हैं। तो उनको ये सोचना होगा कि हम दोनों गुटों को किस तरह से समझाइश देके इस मामले को शांत करें। जहां तक जो संगठन मंत्री हैं या जो बीजेपी का मध्य प्रदेश का हाईकमान है, वो भी इस चीज को देख रहा होगा और समझ रहा होगा कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए। क्योंकि द्वंद्व तो काफी लंबे समय से चल रहा है, भूपेंद्र सिंह वर्सेस गोविंद सिंह राजपूत को तो काफी लंबा समय हो गया है आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हुए। लेकिन उस पे अभी कोई ऐसा कदम पार्टी ने नहीं उठाया कि जिसमें दोनों की तरफ से विरोधाभासी जो बयान है वो जो दिए जा रहे हैं वो बंद हो जाए। दावा लेकिन दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये बीजेपी की गुटबाजी की वजह से जो निगम मंडल अध्यक्षों की जो लिस्ट आने वाली थी, कहा जा रहा था कि नवरात्र में आ जाएगी, वो भी नहीं आ पाई। देखिए, निगम मंडलों का तो ये हाल है कि अ, आप ये मान के चलिए कि वहां इंतजार इंतजार इंतजार, एक बड़ा पुराना गाना है कि हम इंतजार करेंगे खुदा करे कि कयामत आए और तू आए, उसमें तू की जगह आप कुर्सी लगा लीजिए। निगम मंडलों की स्थिति ये है कि जो निगम मंडलों में अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की और आयोगों में, विकास प्राधिकरणों में नियुक्ति होना है, उसमें एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। क्योंकि जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को मंत्री नहीं बनाया गया, वो कई कई बार के जीते हुए हैं, वो ये आशा कर रहे हैं कि ठीक है, अगर हमें मंत्री पद नहीं दिया गया है तो हमें कम से कम आप निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाए, कैबिनेट रैंक का आपको ओहदा दे दिया जाए या राज्य मंत्री का ओहदा दे दिया जाए। लेकिन फिर वो वही सवाल उठ अटक के आ जाता है कि किसको बनाया जाए। इसलिए शायद अभी ये मामला जो है वो टल गया है। ये जो ताजपोशी होने वाली थी, ये कहा जा रहा था कि नवरात्र में हो जाएगा, ये अभी टल गया है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो ध्यान है वो बिहार चुनाव पे है और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं को वहां भेजा जाना है चुनाव प्रचार में। इसलिए उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि हम बिहार का चुनाव किसी भी येन केन प्रकारेण जीतें। लेकिन क्योंकि अभी जो एक सर्वे आया है, जो एक न्यूज में दिखाया गया था, उसमें बताया जा रहा है कि महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों में जबरदस्त कांटे की टक्कर है। एक एक दो दो सीटों का या एक एक दो दो परसेंट का जो अंतर है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो एक 10,000 रुपए का दांव फेंका है महिलाओं के लिए, वो हो सकता है कि उसमें महिलाएं इनके पक्ष में आ जाएं। लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में बराबर स्थिति है। तो अब ऐसी परिस्थिति में अभी जो पूरा ध्यान पार्टी का बिहार चुनाव में लगा है, तो ऐसे में निगम मंडलों में नियुक्ति कैसे हो, क्योंकि कोई भी नियुक्ति होगी तो वो दिल्ली से स्वीकृति के बिना तो हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो निर्णय लेने में सक्षम है या उनका विशेषाधिकार है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतना अधिकार नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल का गठन कर ले या निगम मंडलों में नियुक्ति कर दे। ये सब ऊपर से ही तय होता है। आप लिस्ट लेके जाइए, फिर उसमें से जिस पे सही का निशान लगा दिया जाएगा उसको निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाएगा या मंत्री बना दिया जाएगा। तो अब ये जो स्थितियां हैं, मुझे लगता नहीं कि ये जो दिसंबर के बाद, दिसंबर में बिहार का चुनाव होगा, उसके बाद अगले वर्ष इस बात का कुछ संकेत हो सकता है कि निगम मंडलों में नियुक्ति हो जाए। लेकिन 20 महीने हो चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को, और तमाम निगम मंडल खाली पड़े हैं, उनमें अधिकारी और मंत्री काम कर रहे हैं। मंत्री के पास वैसे ही बहुत सा काम होता है, उसमें फिर मंडलों को भी देखना है, निगमों को भी देखना है। विकास प्राधिकरणों की स्थिति ये है कि वहाँ नौकरशाही हावी है, वहाँ कोई किसी की सुनने तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं जनता की बात सुनता है, उस पर हस्तक्षेप करता है और उनकी समस्या का हल करता है। लेकिन जो नौकरशाही होती है, वो इस तरह की कोई स्थितियां नहीं है उनके साथ। तो वो विकास प्राधिकरणों में भी नियुक्ति की बड़ी लंबी चर्चा है। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि ये जनवरी के पहले, जनवरी फरवरी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत हासिल हो जाती है तो उनके ये जो बिहार का चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव, तो क्या वहां के रिजल्ट का प्रभाव मध्य प्रदेश की सियासत पे भी पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के, देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी दूर की सोच रखती है।
और चूंकि बिहार में यादव समाज का काफी प्रभाव है, इसलिए डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को, विशेषकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी वहां चुनाव प्रचार में भेजा जाएगा, तो वो भी एक जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश होगी। और अगर ये मान के चलिए आपके भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत हासिल होती है, तो डॉक्टर मोहन यादव का और मध्य प्रदेश के जो नेता वहां जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, उनका कद बड़ा होगा। उसमें BD शर्मा जी भी हैं, मोहन यादव भी हैं, और भी दीगर नेता हैं जिनको भेजा जाएगा। तो वो बिहार का चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति में असर डालेगा, क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है, जैसी चर्चाएं हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो नहीं कह सकते कि डॉक्टर मोहन यादव से जो उनसे सीनियर लोग हैं वो खुश नहीं हैं, इसलिए कई बार विवाद की स्थिति बनती है। अभी आपने देखा होगा कि सिंधिया गुट के प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भरी कैबिनेट में कह दिया कि ग्वालियर तो नरक बन चुका है, वहां कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है। उस पे फिर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, जो भी उन्हीं के गुट के हैं, उन्होंने भी हामी भर दी। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे फिर दूसरा विजय वर्गीय जी हैं, वो सीनियर हैं, प्रहलाद पटेल सीनियर हैं, राकेश सिंह सीनियर हैं, बहुत सीनियर जो है मंत्री हैं। तो वो, उनको ये लगता है कि यार एक जो हमसे कनिष्ठ हैं, जो अभी राजनीति में 2 बार के ही विधायक हैं, उनके सामने हमको खड़ा होना पड़ता है। तो वो भी एक अंदर अंदर असंतोष होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बात को लेके भी नाराजगी व्यक्त की गई है ऊपर, लेकिन मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी कोई बात होगी। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, वहां किसको क्या बना दिया जाए इस पे कोई ना कोई उंगली उठाता है और ना कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो डॉक्टर मोहन यादव को अगर हाईकमान ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये तमाम लोगों को इस बात का संकेत दे दिया गया है कि आपको डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ही काम करना होगा। लेकिन गाहे बगाहे कहीं इस तरह की बातें उठती हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी यानी जो संगठन है, जो बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वो अगर जीतता है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर डॉक्टर मोहन यादव का कद बढ़ जाएगा। उनके जो बात हो रही है कि भाई ये जूनियर हैं या सीनियर हैं, वो भी बात खत्म हो जाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो उनको और अधिकार संपन्न बना देगा। क्योंकि इस यादव समाज का एक बहुत बड़ा तबका बिहार में है, वोटर है, और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव को वहां भेजा जाएगा, ताकि जो जातिगत समीकरण है उनको साधा जा सके। और इसका फायदा हो सकता है कि मिले। अब मिले ना मिले ये कहना बहुत कठिन है, लेकिन एक कोशिश होती है किसी भी पार्टी के कि हम जातिगत, तो बिहार में तो वैसे भी जातिगत समीकरण बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो ये इसका असर हो सकता है। अब वो असर कैसे होगा? अगर जीतते हैं तो असर होगा, और अगर हारते हैं तो भी असर होगा। अगर हारते हैं तो भी हो सकता है कि फिर डॉक्टर मोहन यादव का कद छोटा करने की कोशिश की जाए। जो उनसे सीनियर है वो इस बात का दबाव डालें कि देखिए साहब, वहां जाने से भी इनका कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये तमाम राजनीति में गुणा भाग तो चलते रहते हैं। सत्ता की लड़ाई है, और आपस में एक दूसरे के प्रति एक संवेदनशीलता भी होती है कि हमको अगर गद्दी मिलती तो हम ये करते, जिनको नहीं मिली वो कहते कि हम ये कर देते, हम वो कर देते। जिनको मिल गई है उनके सामने भी तमाम तरह के संकट हैं। अभी आप देखिए कि लगातार कर्ज पे कर्ज मध्य प्रदेश सरकार उठाती जा रही है, क्योंकि जो लाडली बहना का पैसा देना पड़ता है, चूंकि एक वो घोषणा कर चुके हैं शिवराज सिंह, उससे भी पीछे नहीं हट सकते हैं। और फिर इधर कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि वो तो सफल योजना है, लाडली बहना योजना तो हर जगह चल रही है। ये भी, अब कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही कि आप 3,000 रुपए क्यों नहीं दे रहे हो, 1200-1500 क्यों दे रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा आएगा कैसे भाई? आप लगातार बांटते रहोगे, तो उससे बेहतर तो ये होता है कि आप उनको एक छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए सहायता कर दें। और इसी तरह के एक दांव वहां बिहार में खेला गया है कि 10,000 रुपये हम दे रहे हैं, आप छोटा उद्योग लगाइए, और अगर आपका उद्योग अच्छा होगा तो हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। तो ये तो महिला वोटरों को लेकर महिला वोटरों को साधने की कोशिश है। पूरे देश में इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और वो सफल भी हो रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, उसका फायदा मिला है। तो इसलिए उस तरह के जो प्रयोग हैं वो महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, आपका राष्ट्रीय जनता दल भी, के सारे दल अब उसी दौड़ में शामिल हो गए हैं कि पैसा फेंको और वोट ले लो।
और उसका फायदा चूंकि मिला है मध्य प्रदेश में, इसलिए उस बात को स्वीकार भी किया जा रहा है ऊपर तक। तो दोनों तरह की चीजें हैं कि उसका असर मध्य प्रदेश में पड़ भी सकता है, और अच्छा भी पड़ सकता है और खराब भी पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि चुनाव में किस तरह का माहौल बनता है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती हैं या आरजेडी की कितनी आती हैं, किस तरह की सरकार बनती है, मिलीजुली सरकार बनती है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो कब पलटी खा जाए, कोई कहना मुश्किल है। हो सकता है नहीं, कि उनके बारे में तो ये भी है कि अभी वो मतलब विपक्ष जैसा कि बीमार बोल हैं, के वो अस्वस्थ हैं। तो हाँ हो सकता है कि उनकी जगह फिर भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा मतों से जीतती है तो उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। लेकिन जो जेडीयू, उसका तो यही कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और अगले मुख्यमंत्री वही होंगे अगर पार्टी जीतती है। तो ये जी। तमाम जो चल रही है ऊहापोह, ये उसी समय समझ में आएगी जब चुनाव का परिणाम जनता के सामने आएगा। कोशिशें दोनों तरफ से बहुत जम के हैं, एक दूसरे को प्रति जो कमजोरी है उनको दिखा भी। बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रशांत किशोर ने बड़ा भारी आरोप लगा दिया है, तो वो भी एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है। उन्होंने भी प्रशांत जी। किशोर पे आरोप लगा दिया कि 250 करोड़ उन्होंने चंदा वसूल कर लिया। तो ये तमाम चीजें चलती रहती है और इससे जनता को बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो सबको एक ही थैली का चट्टा बट्टा मानते हैं। लेकिन अब तो चूंकि मजबूरी है लोग, जनता तो अपना मूड बना चुकी होती है कि किसको वोट जी, देना। और किसको वोट नहीं देना है। है ना, है, इसलिए वो वोट देती है। अब उसमें हाँ किसको वोट जाता है, जो एक स्टैंड जो रहते हैं लोग, जो पलट जाते हैं कई बार, वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सर्वे में ये बताया गया कि भाई भारतीय भारतीय जनता पार्टी को इतनी और आरजेडी को इतनी, और कुछ परसेंट ऐसे जिन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते। तो ये जो हम नहीं कह सकते वाले जो लोग होते हैं, हम्म। वो काफी स्थिति को पलट सकते हैं। तो जी। अब ये तो ये देखना दिलचस्प है। हाँ, तो ये मध्य प्रदेश में हम फिर से आते हैं कि एमपी में तो फिलहाल गुटबाजी है। सिंधिया गुट और बीजेपी के पुराने नेता आपस में लड़ रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए वो जुबानी तौर पे ही लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। और इसको लेकर के अभी तक बीजेपी आला कमान की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, ना कोई अभी बातचीत हो रही है। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए चैतन्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।